नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। आओ शुरू करते हैं कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता ही था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबिया मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेना पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटा तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की उपेक्षा गुरु की सेवा शुरता पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है वो सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही होता है। बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेंगे कि विद्या उपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं सकी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे पर या बैनामे पर कचहरी के मुहर्रर भी कलम न उठा सकते थे। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसीलदार का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी भी थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मुल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मुल्कियत अपने नाम लिखवा दी थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलावे की वर्षा की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी थी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज और तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बेघारी दाल में बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया उसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक के गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा रहना ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका हुआ खा लूंगी। जुम्मन ने दुष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। खाला ने नरमता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस पर कोई शिकारी हिरन को जाल की तरह जाते देखकर मन ही मन हंसता है, वह बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में उसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रह का ऋणी न हो। ऐसा कौन था
जो उसको शत्रु बनाने का साहस रख सके? किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। उसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो रही थी, एक एक पे पग चलना दूभर हो रहा था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। हाँ, किसी ने तो यूं ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, और किसी ने उसके इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। कहाँ कब्र के पांव लटके हुए है, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी में क्या काम? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्होंने हास्य रस के रसास्वाद का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वात्सल्य पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसकी सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम ले कर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी माँ? कई गांव के आदमी तो आवेंगे। खाला, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनका है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका जवाब क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, इससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूटी जाए तो इसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करता था। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़िया के कलावर युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यह भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज कर रहे थे, कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मचा रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को बोझ समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसमें आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने उसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेबा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझसे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र,
जिनके कई असमियों के जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था। बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिखे जिन्हें किसी न किसी कारणवश उनका विमर्श था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे उसे बंदे, मुझे कोई हर्ज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बना दो। खालाजान हुक्म के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। किसी बात कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अलगू को ही क्यों? तो अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसा अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरे जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते थे। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारे निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरे हाथ में है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांतचित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए। खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैंने उन्हें अपनी माँ के समान समझा। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे जितना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरी कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ रहा था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ था, कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है यह। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी? जुम्मन शेख तो इस संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इससे समय के हेरफेर के सिवाय और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया।
ऐसे ही अवसर पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा ली जाती है। यही कलयुगी दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्ति का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि दुष्कर्मों से ही तो दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति और प्राणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसा ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू ही जमीन पर खड़ा था। उसने अब शिष्टता का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धियों में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिला। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर में बैलों को एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते थे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बंद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैलों को विष दिया है। चौधराहन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण कर दिया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर दिया, कुछ करा दिया। चौधराहन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने खूब शब्द बहुल्य की नदी बहा दी। वज्ञ, वक्र्य, अनुक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे इस रणभूमि से हटा भी ले गई। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने ही तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ बहुत ढूंढा, पर नहीं मिला। निदान यह एक सलाह ठहरी कि उसे बेच डालो। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल और नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, बैल हाथ में लगे तो दिन भर के बेखटके 3 खेप हों। आज तो एक खेप में लाले पड़े हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भोरी की पहचान कराई, मोल तोल किया, उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज भी थी, घाटे की परवाह न थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों में काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजाता था। बैल राम छठे छां में कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते। वहाँ बैलराम का रातिब था साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का भी स्वाद चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पहुँचता और सहलाता। कहाँ वह सुख चैन और कहाँ यह आठों पहर की खपत। महीने भर भी
वह पिस गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता। एक एक पग चलना दूभर हो गया था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार कोई बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठाता था, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को तो जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने कई बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींची, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर वह कहीं मर्द भी उठता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग कर दिया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहातों का रास्ता बच्चों की आंखों की तरह साझे होते बंद हो जाता। कोई नजर ही ना आया। आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्राने लगे, कोसने लगे, अभागे। तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया। अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब चले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी के उन्हें बेचने थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवाय गाड़ी पर कोई बोरे नमक के थे। अतः छोड़कर जा भी नहीं सकते। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी गई, फिर हुक्का पिया गया, और इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद की बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नाराज। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह पूरी सुनवाई, तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छा बैल दिया कि जन भर की कमाई लूट गया। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू अब अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यह तो सारे जन्म की कमाई लूट गई। सत्यानाश हो गया। इन्होंने दामों की पड़ी है, मुर्दा बैल दे दिया, इस पर दाम मांगने चले। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नरापोगा ही समझ लिया। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड़गे में मुंह दे लो, तब दाम लेने आना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीनों भर के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपये में इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गरम पड़े। साहू जी बिगड़कर गाड़ी ढूंढने घर में चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए और शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कोए और पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियां पर उसका कोई स्वामित्व या नहीं था, और तब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे
रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते हैं। पेड़ की डालियों पर बैठी सुखमंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्य को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्यों? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क करके बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, यह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई अर्ज हुआ? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या अर्ज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहार का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वास पथ प्रदर्शन बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी में मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसा अवसर आते ही जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है, तो मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ और कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। उसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है और माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त अनुमत युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांतिचित हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरा मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक तो दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी पशु के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैलों का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिया जाए तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे बड़ी कठिन परिश्रम लिया गया। उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैलों को जानबूझकर मारा, अतः उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करे तो उनकी भलीमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता रहा। उसे कहते हैं न्याय, यह मनुष्य का काम नहीं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यही उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारे प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है, न दुश्मन, न न्याय के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझता।
आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान में खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा और इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी और आगे आने वाले समय में आप मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, हमें ये सब कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेजें। और हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।